ये तो जेडीयू वाले ही बता सकते हैं, आपका मुझे मालूम है नहीं, आप तो मतलब जेएनयू के एलुमनस हैं, आपने जेएनयू गुलजार किया है, तो आप थोड़ा जानते होंगे इसके बारे में। मेरे को तो जो लीग प्रक्रिया वही मालूम है, बाकी तो वीसी हमारा जो कमिटी वही अपॉइंट कर रहा है। तो अजीत जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि ये तो आईएएस में रहते हुए कोई इलीगल प्रक्रिया भी मालूम है। अजीत जी आता है? लेना ये मैं सिर्फ चाइना नहीं, इसमें शायद रशिया का भी अप्रूव करना पड़ता है कभी कभी ये। और आपने रस वैसे ही पूछा है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट के बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये यूनिवर्सिटी जो है कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के अलायंस मैरिज का एक प्रोडक्ट है और डोमिनेटेड बाई कम्युनिस्ट जनरली लेफ्टिस्ट है। तो जनरली ये लोग लेते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स में अप्रूवल लेते हैं या अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का है तो चाइना से लेते हैं, कभी कभी रशिया से लेते हैं, कभी दोनों जगह से लेते हैं। लेकिन जहाँ तक वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट की बात है, मैं नहीं सोचता कि इतना सीरियस मैटर इन लोगों के लिए कि इन्हें चाइना जाना पड़ा होगा। इसका मतलब यह है कि जेएनयू का जो संविधान है, यानी कई बार लोग कहते हैं द रिपब्लिक ऑफ जेएनयू, तो जो रिपब्लिक ऑफ जेएनयू का जो संविधान है, तो ये जो शांति श्री डी पंडित जी का जो अपॉइंटमेंट हुआ है, जेएनयू के संविधान के मुताबिक नहीं है, क्योंकि इसमें 2-3 बातें मुझे सुनने को मिल रही हैं। और पहली बात तो यह है कि मुझे पता नहीं कि सत्ता कितनी है। तो वो कह रहे हैं कि साहब कि वो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि साहब कि उनके क्लासमेट को वाइस चांसलर बना दिया गया, कि वो तो अभी तक जेएनयू में पढ़ रहे हैं, और ये जिसने जेएनयू के संविधान का उल्लंघन करके पहली बार में पास कर लिया, एमफिल करके पीएचडी करके निकल गई, वो उनके ऊपर आके वाइस चांसलर बन गई। तो ये तो निश्चित रूप से उचित नहीं है। जो भी राजीव लोचन जी, आप कहेंगे इसके बारे में कुछ? प्रोफेसर पंडित गोडपेट रही पूरी पूरे पर तो बात तो पहली बड़ी बात ही हो गई होगी। आइए में उनके साथ पढ़ने वाले भी अभी जेडीयू पढ़े हैं, उनको तो पढ़ाई की बार बात नहीं आ सकती है कि इतना उन्होंने अचीवमेंट किया। हम जब बात करते थे तो एक कैटेगरी बात करी थी टाइम टेस्टेड इंडिविजुअल्स जेडीयू में, जो कि सदियों तक रहा करते थे। फिर क्या उस कैटेगरी को जेडीयू वालों ने निकाल बात की है, अब उसमें पाने योग भाव नहीं है। ये जरूर है कि कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगा होगा कि उनका एक लीग वाइस चांसलर बनना है उनकी यूनिवर्सिटी में, पर ये तो समय समय की बात है, और जो जिसने मेहनत होगी उतना उसने अचीव किया, उससे क्या है। वही है तो दूसरी बात तो और ये कहा जा रहा है, अजीत सर ये बताएं आप कि ये जो शांति श्री जी है, ये निकी जेएनयू से है, और इनका जो कंडक्ट है वो जो रिपब्लिक ऑफ जेएनयू ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है अपने अलमनाई के लिए, उसके मुताबिक नहीं है। तो ये क्या है कि अपॉइंटमेंट में बाधा नहीं बता? ऐसा कैसे कि अपॉइंटमेंट कर दिया गया जबकि वो जेएनयू के टाइम टेस्टेड इंडिविजुअल, वैसे टाइम टेस्टेड ट्रेडिशंस हैं, वो जो टाइम टेस्टेड ट्रेडिशंस हैं उनके मुताबिक नहीं होने के बावजूद भी उनका अपॉइंटमेंट कर दिया है। क्या इसके लिए जो सीनियर लोग जिम्मेदार हैं, यानी कि उस कमेटी इत्यादि में जो लोग बैठे या जिन्होंने अपॉइंटमेंट सैंक्शन किए, विजिटर है प्रेसिडेंट उनके, तो इन सब लोगों को घरे नहीं खा के आना चाहिए हमारे कंगारू कोर्ट्स में? उनको क्या ले जाया जाना चाहिए बस्तर में और उनके साथ कंगारू कोर्ट लगाया जाना चाहिए? ये जो वाइस चांसलर मैडम के अपॉइंटमेंट के संबंध में जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, ये एक सिम्टम है ऑफ द डीप रूटेड मैलास। इसके मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं और अधिकांश लोग इस तरह से जेएनयू को देखते हैं कि जेएनयू इज लाइक एन एनिमा, and to decipher the enigma it's a very arduous as well as very delicate task. Why I'm saying enigma, you might have noticed कि एक तरफ तो आप देखेंगे कि इट इज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बड़े अच्छे एडमिशंस और बड़े अच्छे अचीवर्स इन डिफरेंट डोमेन्स इस यूनिवर्सिटी ने प्रोड्यूस किया है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आज काफी फेमस एक टर्मिनोलॉजी हो गई है टुकड़े टुकड़े गैंग, तो ये अचीवर्स भी पैदा करती है और टुकड़े टुकड़े गैंग भी पैदा करती है। तो इस बात को थोड़ी समझनी पड़ेगी। आप देखिए अचीवर्स किस लेवल के अचीवर्स हैं, जस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा। चाहे पार्टी को आप आज क्रिएट अगर तो कैबिनेट की जो 4 सबसे पावरफुल पोस्ट पाली जाती है, जिसमें जिसको अपन कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, उसमें 2 जेएनयू हैं, एक हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जयशंकर जी और एक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम सीतारमण जी। उसी तरह से और जिसमें भी अगर आप देखें तो सीताराम येचुरी जी जो हैं वो भी हमारे जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, काफी फेमस हैं, और आजकल वो कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनके ये गुरु बने हुए हैं। उसे एडीए वालों के लिए जो है आप आर्मी चीफ इत्यादि जो है वही जेएनयू के प्रोडक्ट है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये जो एनिग्मा क्रिएट हुआ है या जो सिविल आज डेट में है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, इस जेनेसिस के बारे में।
आप सभी जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके पीछे, उनके नाम के पीछे है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो नेहरू जी जो है वो आइकन इन लोगों के। और इस कंटेक्स्ट में मैं 2-3 पॉइंट्स कहना चाहूंगा कि नेहरू जी जब इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनको शौक हो गया सोशलिज्म वगैरह से, तो ही स्टार्टेड कॉलिंग हिमसेल्फ अ फैमिलियन सोशलिस्ट। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि नेहरू जी बहुत एरोगेंट, इंटेलेक्चुअली एरोगेंट थे। वो एक तरह से अपने को भारतवर्ष का चीफ इंटेलेक्चुअल ऑफिसर मानते थे, CIO, कि उनसे बड़ा इंटेलेक्चुअल कोई इंडिया में है नहीं। और तीसरी बात ये है कि नेहरू जी बहुत ही मतलब कि ही हैड वेरी डीप कंडेम्ड फॉर द इंडिजिनस इंटेलिजेंसिया, जो देशी लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनके बारे में उनको बहुत ज्यादा कंटेम्प्ट था। तो इन 3 पॉइंट्स की बैकग्राउंड में नेहरू जी जब 1962 तक पहुंचे हम लोग, तो इन ऑर्डर टू कवर अप हिज लॉट ऑफ पॉलिसीज, अगर आपको ध्यान हो तो लॉट ऑफ पॉलिसीज लाइक हिज illicit romances, rising corruption, and massive defeat and humiliation by the Chinese in 1962. So he found himself in a complete soup. So in order to extricate himself from that situation, he nurtured a kind of intelligence that could justify his impractical economics and failed politics to the masses. So this was the background. And then Mrs. Gandhi comes in 1966. 1967, general elections were held. So for the first time in the Lok Sabha, Congress would just get a bare majority, and it lost governance in 2 states. Now, at this juncture, she wanted, or rather, she required or needed the support of the communists, right? So, due to this alliance, communists took over BU as well as some other academic institutions, and she appointed a hereditary Congress choose मिस्टर पार्थो सत्य। अच्छा, तो इन्होंने, हाँ ठीक है, तो इन्होंने इंदिरा गांधी जी ने एक जो कांग्रेस के खानदानी कांग्रेस के गुलाम जो थे, परिवार जो था, उनको इन्होंने वाइस चांसलर अपॉइंट किया। उनका नाम था जी पार्थो सारथी, फिर उनको जीपी बोलते हैं। साहब ये जर्नलिस्ट थे और इनको इंदिरा गांधी जी ने पिच करके पॉलिटिक्स में लानी, इनको कई जगह बैचलर भी बनाया और इनको फर्स्ट वाइस चांसलर बनाया था। और इन्होंने क्या किया, जीपी मतलब पार्थो सारथी साहब ने पूरे भारतवर्ष में यूनिवर्सिटी में जहां जहां लेफ्टिस्ट टाइप के लेक्चरर्स या प्रोफेसर वगैरह थे, एकेडमिशियंस थे, कम्युनिस्ट माइंडेड, उन सबको एकत्रित किया यहाँ जेएनयू। तो डे 1 से जो जेएनयू जो है वो कम्युनिस्ट डोमिनेटेड है, जो कि आज भी चल रहा है। और कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसिया के बारे में जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि एक्चुअली लाइक कॉकस ऑफ क्रोनी इंटेलेक्चुअल्स, जैसे लोग बात करते हैं क्रोनी फैक्ट्रीज, तो जेएनयू में एक तरह से जो है ये क्रोनी इंटेलेक्चुअल्स गैदर हुए वहां पे, एंड और ये माफिया की तरह काम करते हैं। जैसा माफिया होता है उस तरह से माफिया की तरह काम करते हैं। तो इनको इंटेलेक्चुअल माफिया भी कहना कोई बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये इंटेलेक्चुअल माफिया जो है अपने आप को एलीट इंटेलेक्चुअल समझता है और कॉन्शियस कीपर्स ऑफ द नेशन, के राष्ट्र का कॉन्शियस कीपर जो है हम ही हैं, इनकी ये क्वालिटी है। और जो भी इनसे रेफर करता है उसको ये लोग जो है डिमोनाइज करना शुरू कर देते हैं कि ये तो राक्षस है, एकेडमिक राक्षस है, मॉन्स्टर है। तो इस बैकग्राउंड में अगर इनके विरुद्ध या इनकी इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं होता है तो ये पूरा हल्ला हंगामा शुरू कर देते हैं। और तब आप समझेंगे कि क्यों इस वाइस चांसलर मैडम का अपॉइंटमेंट हुआ है, जो भी कम्युनिस्ट बैकग्राउंड की नहीं है, लेफ्टिस्ट बैकग्राउंड की नहीं है। तो ये लोग जो हल्ला कर रहे हैं आपको इस बैकग्राउंड में समझना पड़ेगा। मैं आता हूँ वापस राजीव लोचन जी के पास में। राजीव लोचन ये बात है कि जो दूसरा बड़ा भारी ऑब्जेक्शन किया रहा है, कह रहा है कि जो जेएनयू की ऑटोनॉमी है उसका ध्यान नहीं रखा गया। तो ये जेएनयू की ऑटोनॉमी जो है ये किस प्रकार की ऑटोनॉमी है, क्या और ऑटोनॉमी से अलग है दूसरी यूनिवर्सिटी? मैं इसको थोड़ा सा जोड़ूंगा जिस जो बात अजीत सिंह ने कही से कहे कि वहाँ जो लेफ्टिस्ट लोग के काम थे वो कैसे छोटा सा नमूना हम देखने को मिला जब इरफान हबीब ने बड़ा प्यारा सा इंटरव्यू दिया, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जब इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस जेएनयू हो रही थी। इरफान हबीब हमारे देश में बहुत नामी इंटेलेक्चुअल है और उनसे जो इंटरव्यू था उससे सवाल पूछा कि हिस्ट्री का जो आप सब्जेक्ट है इसमें सारे झगड़े होते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो इरफान हबीब उसे एक्सप्लेन करते हुए अपनी जो मेथड ऑफ राइटिंग हिस्ट्री है, जो मेथड ऑफ डूइंग इंटेलेक्चुअल लेबर है, उसके बारे में उन्होंने बताया था सर इनसाइड हम लोग। वो इनसाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है
उन्होंने कहा कि देखिए असल में क्या है, जब हम किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसमें मान लो 5,000 पीसेज ऑफ एविडेंस मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं कि मैं 50 को चुन के अपना किताब लिखूंगा, आप दूसरे 50 को चुन के लिखेंगे, तो ऑब्वियसली आपके और मेरे में मनमुटाव हो जाएगा। तो जो इंटरव्यूअर था इसको बहुत ही सीरियसली सुन रहा था, पता नहीं उसको बात समझ में आई नहीं, कि इंटरव्यूअर खुद ही जेयू से टीचर है, वो इस बैकग्राउंड से आता था। तो जगजीत सिंह ने बात की है काफी राइट्स ऑपरेट है, उस पर कोई शक नहीं है, क्योंकि यदि नॉर्मल कॉमन सेंसिकल व्यक्ति हो और उसको कोई बड़ा ज्ञानी बोले तेरे पास 5,000 पीसेस ऑफ एविडेंस है और मैं 50 आधार पे अपनी कंक्लूजन निकालना चाहूंगा, तो एक चीज जो नॉर्मल कॉमन सेंसिकल व्यक्ति बोलेगा वो ये कहेगा कि साहब आप बहुत बेवकूफ इंसान है। इस तरह से एक बेवकूफों की जमात इकट्ठी हो गई और वो दूसरे को प्रोटेक्ट करने लगे। अब जो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने लगे उसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स सामने आ रहे हैं। एक प्रिंसिपल ऑटोनॉमी वाला है, जो आपने उठाया। ऑटोनॉमी केवल इसलिए दी जाती है एकेडमिक को ताकि वो अच्छे से काम कर सके और जो उनको समझ में आता है, जो उन्होंने रिसर्च किया, उस रिसर्च को बगैर किसी के बगैर किसी डर के सबके सामने पेश कर सके। पर जो मैंने आपको अभी वाला एग्जांपल दिया, ये इसलिए रहा हूं क्योंकि ये ऑन रिकॉर्डिंग यूट्यूब की ये वीडियो अवेलेबल है और मैंने फॉर्चुनेटली उसको डाउनलोड करके ताकि यदि उसको डिलीट करता है तो इससे मिल सकता है। ये इस तरह से एंटी तरीके से रिसर्च करने वाली परंपरा जेयू ने शुरू कर दी, ये परंपरा ऑटोनॉमी को बाधित करती है। इस तरह की रिसर्च की परंपरा को इंटेलेक्चुअल एक्सपर्टीज को हम इंटेलेक्चुअल एक्सपर्टीज नहीं मान सकते। ये तो अच्छे वर्कर्स भी नहीं है, तो अच्छे वर्कर भी नहीं है, लोएस्ट लेवल ऑफ द काम होता है, ये भी वो नहीं ठीक से करते हैं। यदि ये कहते हैं कि ऑटोनॉमी होना चाहिए, तो ऑटोनॉमी तो स्ट्रक्चर है ही है। अभी जो नया अपॉइंटमेंट हुआ है, ये नया अपॉइंटमेंट कहां से हुआ? ये नया अपॉइंटमेंट दूसरे फैकल्टी लीग से मिलके, फैकल्टी लीग आपस में चर्चा करके एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट को सरकार को प्रस्तुत किया गया, सरकार ने उस लिस्ट में से एक व्यक्ति को चुना। इसमें ऑटोनॉमी का अनंत हास हो गया। ऑटोनॉमी है ना, यदि ऑटोनॉमी मतलब ये है कि मेरी मनमानी चले, तो साहब मेरी मनमानी चलने वाली बात तो कभी किसी भी सभ्य समाज में मान नहीं होगी। किसी यूनिवर्सिटी में कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि केवल मेरी मनमानी चलेगी, उन्हें सबकी बात मान चलना पड़ेगा, सबके साथ मिलकर चलना पड़ेगा और कम से कम एक जो हायरार्की होती है एकेडमिक, वो होती है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। तो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को बहुत ही प्रखर रूप में प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम कहें कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का नाम लें और उसके पीछे उसमें झूठ बोलते चले जाए, जो कि बहुत सारे लोगों का कहना है। जो ने अच्छी बात कही कि आपने जो सवाल कहा है, वो सब सवाल का जो बेसिस है वो ये है कि पिछले कुछ सालों में 10-12 सालों में ये डिसऑनेस्टी जेयू में वो उजागर होने लगी है। ये जो डिसऑनेस्टी उजागर होने लगी है, इसको पॉइंट आउट करना किसी तरह से जेयू की ऑटोनॉमी में खल डालने वाली बात नहीं होती है। ऑटोनॉमी तो लोगों के लिए होती है कि ऑनेस्ट हो, मन लगा काम करते हो और एंटी ना करो। और जैसा कि आपके पहले सवाल में मैंने कहा था, ये प्रोसेस लीगल प्रोसेस अपॉइंटमेंट की, वो लीगल प्रोसेस तो सरकार वही फॉलो की है जो पिछले 50 सालों से 60 सालों से जेयू में फॉलो हो रही है, उससे कभी बदलाव नहीं आया है। तो आपके दिन का ना कि जेयू में अपॉइंटमेंट में ऑटोनॉमी को खत्म किया गया था या सरकार अपनी मान कर रही थी, ये बिल्कुल ही गलत बात है। जी, अब मैं इस पर आ रहा हूँ जिसे कि ये जो अभी तक का जो प्रोसेस था, अभी हमने एक समाचार देखा और पहले ये देखा कि एक इंटरव्यू के माध्यम से एडमिशन हुआ करते थे और बाद में फिर जब ये पिछले जो विषय आए थे एक दिन, तो इन्होंने पहले टेस्ट इंट्रोड्यूस किया और अब हाथ हुआ इसकी मची कि उन्होंने जो सेंट्रल टेस्टिंग है उस पर जेएनयू को डाल दिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो रिक्रूटमेंट, पहले तो आपने जैसा बताया कि इस तरह प्रोसेस हो, बुला कर सब रिक्रूट किया गया, फिर उन्होंने इसको एक लेफ्टिस्ट गेटो बनाने में इस प्रक्रिया का, ये स्टूडेंट्स के एडमिशन की प्रक्रिया था, उसको किस तरह से डिस्टॉर्ट किया, प्यूट किया, जिसके कारण ये पूरा एक गढ़ बन गया इसका। राजू बोल रहे हैं? जी देखिए ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ना, जेयू में भर्ती कैसे होती है और जेयू में फैकल्टी रिक्रूटमेंट कैसे होता है, दोनों में बड़ा सीरियस एरर रहा है। और ये मान के चला कि इंटरव्यू के आधार पर ही एडमिशन होना चाहिए जैसा बीच में हो रहा था, वो तो बिल्कुल गलत बात है। जो हमारे देश की डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी ये कहना कि अच्छे लोग बैठे इंटरव्यू लेकर उसको पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल बेमानी सी बात हुई। देश की जो बाकी यूनिवर्सिटी से उनमें आने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो जेयू में जाने वाले स्टूडेंट्स किसी भी हालत कम नहीं है। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ में, ये तो के स्टूडेंट होते हैं, बड़े हाई अचीविंग होते हैं, बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं हमारे कैंपस हमारे साथ अपनी बात। तो जेएनयू में जो उन्होंने टेस्ट लागू की, उसे जो चीज खत्म हुई है कि फैकल्टी मनमानी भुगत हो गई, और वो अच्छी चीज ना, उससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिलता है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स को मौका मिलता है जो कि केवल बातों के आधार पे चार बातें करके फैकल्टी को इंप्रेस ना करते। मैं जी आप ऐड करेंगे। और जो राजू जी ने कहा उसी से थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि पहले तो एडमिशन ले लिया इस प्रोसेस के, और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ जो स्टूडेंट यूनियंस हैं जो जनरली लेफ्ट डोमिनेटेड हैं, एसएफआई है या इस वगैरह है, जैसे बच्चा वो कैंपस पे पहुंचता है तो ये लोग उसको पकड़ लेते हैं, तरह से अपने कब्जे में लेते हैं, उस बच्चे को अपने रूम में ठहराएंगे और धीरे धीरे पूरा उसका जो है ब्रेन वॉश करेंगे
तो एक पूरा एक नेक्सस है राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एडमिशन से लेकर के और एडमिशन के कुछ महीनों बाद तक उसके बच्चे की जो है पूरी की पूरी जो है ब्रेन वॉशिंग की जाती है। और अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ देम जो होता है ये बच्चे जो हैं एसएफआई एएसएफ ज्वाइन करते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं करते, काफी लोग ऐसे भी हैं हमारे से, जैसे राजीव जी मुझे याद है कि ये फ्री थिंकर्स ग्रुप है, उसमें थे, मैं भी फ्री थिंकर्स में था। ये फ्री थिंकर्स ग्रुप वो है जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, लेकिन इनका प्रोपोर्शन जो है या रेशियो जो है ओवरऑल काफी कम है उनकी तुलना में। एसएफआई एक्चुअली ऑलरेडी वो इतना डीप रूटेड या डीपली इंटरेस्ट है और उनके पास पूरा एक सिस्टम है, रिसोर्स बेस है, फैकल्टी में भी रिसोर्स बेस है, स्टाफ में भी है। तो जो नए लड़के आते हैं उनके ऊपर ये बोलते हैं ना कि डोरा डालना, बड़ा आसानी से ये लोग डोरा डाल करके उनके ऊपर कैप्चर कर लेते हैं, उनके दिमाग के ऊपर। और एक बार उनका दिमाग किसी व्यक्ति के दिमाग के ऊपर आप कैप्चर करते हो तो उस दिमाग की गंदगी जो है उसको निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। कई लोग तो जिंदगी भर नहीं कर पाए। अभी भी मैंने कुछ देखा है, उस समय के हमारे मित्र जो हैं अभी भी वही भाषा बोलते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद धीरे धीरे जब प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हैं तो अपनी कम्युनिटी आइडियोलॉजी जो है उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जैसा कि राजू जी ने कहा भी कि जो पूरा का पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है और इमीडिएटली आफ्टर एडमिशन जो बच्चे आते हैं कैंपस में उनको ये लोग पकड़ लेते हैं और उनका ब्रेन वॉश करते हैं और इसी तरह से पूरा का पूरा सिस्टम जो है परपेचुएट हो रहा है अभी। राजीव चंद, ये मुझे आप बताएंगे कि पिछले 5 साल में क्या इस ब्रेन वॉशिंग में कोई अंतर पड़ा है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जैसे आरंभ में ही जब ये प्रोफेसर जगदीशन को अपॉइंट किया गया था तो उसके तत्काल बाद काफी प्रतिक्रिया हुई थी और लगभग 2 वर्ष तक जेएनयू अशांत रहा था, लेकिन उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कम बढ़ता गया। तो थोड़ा सा आप हमें समझाएंगे जेएनयू के एल्डर्स में। ये जो प्रोफेसर जगदीश का अपॉइंटमेंट था ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की चीज है, क्योंकि प्रोफेसर जगदीश का जो अपॉइंटमेंट है वो उस वक्त की सरकार की ही वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस ऑफ सरकार। सरकार ने तो किसी और का नाम प्रपोज कर रखा था। जो उस समय की राष्ट्रपति उन्होंने इनका नाम आगे बढ़ाया, इनको वाइस चांसलर बनाया। तो ये कहना कि प्रोफेसर जगदीश वर्तमान सरकार से इनका भी संबंध है वो तो बिल्कुल ही गलत बात होगी। पर जो अजीब सा माफिया किस्म का माहौल जेएनयू बन चुका था उसका नतीजा ये था कि वहां जेएनयू के प्रांगण से ये झूठी आवाजें उठना शुरू हुई कि ये वाइस चांसलर सरकार के साथ में हुआ है। ऐसा होता नहीं है, पर यदि लोग विचार करना बंद कर दें, अपने विवेक को त्याग दें, तो फिर इस तरह के कंक्लूजन निकालकर इस तरह का रिटॉरिकल लेके काम करना इनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। और जो वाइस चांसलर था उसकी बड़ी खासियत थी कि उसे इनमें किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया झूठ फैलाने के बाद और इन्हें काम करने दिया, जबकि ये सारे लोग उस वाइस चांसलर के खिलाफ लगातार बोलते रहे। तो जेएनयू जो माहौल था वो माहौल में एक चीज ध्यान रखना चाहिए, यदि यहाँ पे लेफ्ट के लोग हैं यहाँ पे दूसरे किस्म के विचार वाले लोग भी हैं, और जो रूड लेफ्ट है, जो कट्टर लेफ्ट है, उसकी तादाद बहुत ही कम होती है। अब जो जेएनयू में एक बार हमें ये याद रखना चाहिए कि लड़के बच्चे हैं, कम वर्ग लोग होते हैं, इन्हें उत्साह से कोई उत्साह की आज के भाषण छोड़ बचाओ ये भी करने चले जाते हैं। इन्हें जब इकट्ठा करके एक जैसे वहां पर उन्होंने पब्लिक लेक्चर आयोजित किए उस तरह का हो, तो जो नए लड़के बच्चे होते हैं उनको लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। पर इसका ये मतलब नहीं कि जेएनयू के स्टूडेंट्स है, जेएनयू फैकल्टी बहुत बड़ा फैकल्टी है वो सरकार के खिलाफ है या सरकार से विमुख रहा हो, वो तो सरकार के साथ लगातार चलती रही है। और इसी हम ये भी बात है कि बहुत सारी जो कमिटियां होती है, वो यूजीसी की कमेटी हो चाहे सरकार की दूसरी कमेटी हो, उन्हें जेएनयू के प्रोफेसर तो आज भी आ रहे होते, उतनी मात्रा आ रहे थे जैसे पहले आया करते थे। बस ये कि पहले जो आते थे वो अपनी पब्लिक प्रेजेंस थोड़ी ज्यादा बढ़ा के चलते थे, अब जो जा रहे हैं वो उतना ज्यादा नाटक नहीं करते पब्लिक में, वो केवल कॉम्पिटेंट लोगों के जैसे अपना एक्सपर्ट इनपुट देते हैं, शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दैट इज द बिग थिंग दैट हैज हैपेंड। जी जी आप ऐड करें। तो राजू जी ने कहा उससे मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। एक राजू जी ने बताया जो आपने पूछा भी था कि जो एडमिशन प्रोसेस जो चेंज हुआ एक उसमें चेंज हुआ है, और एक तो चेंज उन्होंने और भी की है जहां तक मुझे याद रहा है कि हाँ जनरली वो क्या था कि ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन्स जो है वो डोमिनेट करती थी, हालांकि वहाँ पे लाइफ साइंसेज कंप्यूटर साइंसेज भी थे। अब ह्यूमैनिटीज में जैसे कई साहब हैं, ये लोग कन्याकुमारी से 5 साल तक एमए और पीएचडी की जा रहे हैं। तो एक तो एक्सपेंशन ऑफ न्यू फैकल्टीज, अब वहाँ पे साइंस की कई ब्रांच आ गई हैं, मैनेजमेंट आ गया वहाँ पे, अब लॉ भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो लड़के साइंस में या इंजीनियरिंग में या मैनेजमेंट कर रहे हैं उनके पास जैसे आज जी ने कहा तो डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए धरना देने के लिए कि आज यहाँ चलो धरना करने, वहां चलो धरना करने, उनके लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो सब्सिक्वेंटली क्या होगा अगले 2-4-5 साल में कि इनकी मेजॉरिटी हो जाएगी डिसिप्लिन्स अदर देन ह्यूमैनिटीज, और ये जरूर चेंज लाएगा जेएनयू के कैरेक्टर में। और एक सिंबॉलिक की बात हुई वहां पे, उस समय हंगामा हुआ था, विवेकानंद की मूर्ति वहां लग दी गई है, तो कुछ परिवर्तन तो हुए वहां पे धीरे धीरे। और मेरे हिसाब से अगले 4-5 साल में बैलेंस जो है वो फर्टिल करेगा अवे फ्रॉम द
19। जी जेएनयू तो जेएनयू में एक बात बदलाव लाना जरूरी है जेएनयू को, वो ये है कि ह्यूमैनिटीज और लिटरेचर के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ उनके स्टूडेंट्स के पास लगभग ना के बराबर काम होता है। वो हफ्ते में बमुश्किल 7-8 घंटे का काम होता है, तो एक हफ्ते में बमुश्किल 7-8 घंटे का काम है, तो जो बाकी हफ्ते का समय है वो समय बदमाशियों में बीत गया ना। तो जेएनयू अपने अपना जो सिलेबस है, अपना जो टीचिंग पैटर्न है उसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा इस आड़ में कि स्टूडेंट्स को हम फ्रीडम दे रहे हैं ताकि वो सोच सके, वो सोच नहीं रहे, वो बाहर जाके नाटक कर रहे हैं। आपको उनको फॉर्मल तरीके से फॉर्मल नॉलेज में ज्यादा शामिल करना पड़ेगा। सोच विचार जिसको भी करना है उसके आपस में भी किया जाएगा। कहीं भी ऐसा नहीं होता, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं होता कि केवल कुछ घंटे की पढ़ाई करके काम चल सके। जेएनयू का जो फैकल्टी है वो बड़ी मुश्किल से 7-8 घंटे हफ्ते में भागता है, क्योंकि वो फैकल्टी को पढ़ने के लिए काम नहीं है, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए काम नहीं है। तो ये नाटक चला रह रहा है कि हम लोग बड़े होशियार हैं, पर उसके अलावा उसमें कुछ है नहीं। तो जेएनयू में एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपने बनाना होगा, वो ये कि अपने सिलेबस है, अपना जो कोर्स वर्क है उसको स्ट्रेंथन करना होगा, फैकल्टी को तो काम पे लगाना होगा और स्टूडेंट को तो जरूर काम पे लगाना होगा। एक देखने में आया था कि जेएनयू का एक सेकंड कैंपस भी खोला गया है और वो केरल में खोला गया है और वो भी मालवा एरिया में खोला गया है। तो ये जो हमारे जो जेएनयू के जो ज़्यादा मार्क्सिस्ट टीचर्स हैं, इनको क्या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है जी? हाँ, थियोरेटिकली तो किया जा सकता है, लेकिन वही होगा कि ये हंगामा शुरू करेंगे। और आप जानते हैं ये लोग इस तरह के बिल्कुल जो माफिया जो फैक्टर है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि मैं बड़ा लाइटली मैं इस टर्म को यूज किया है, बहुत सोच समझ करके मैं इसको यूज किया है। राजीव लोचन जी ने एक महानुभाव का नाम लिया था इरफान हबीब साहब। आपको याद होगा कि करीब 7-8 मिनट पहले इन्होंने क्या किया था, क्या त्रिवेंद्रम में इंडियन हिस्टोरिकल सोसाइटी जो है, इंडियन हिस्ट्री सोसाइटी, एग्जैक्ट नेम नाम नहीं आ रहा, तो उसका एनुअल जो कॉन्फ्रेंस था वहां हो रही थी और वहां के गवर्नर साहब जो है वो आरिफ मोहम्मद खान जी, वो आई थिंक मिलिट्री में आए थे उस समारोह में। और सर जी आप विश्वास करें, इरफान हबीब जी ने फिजिकली अटैक की थी गवर्नर साहब के ऊपर, लेकिन भाग्यवश उनका जो एडीसी था वो बीच में आ गया और एडीसी के का शर्ट पर इन्होंने खींचा, उसे चाय के 2-3 बटन भी गिर गए, वो नीचे भी गिर गया, उसके बावजूद ये मंच पे चढ़ गए, फिर बाकी लोगों ने रोका। तो इस तरह से ये जो है दे सो एग्रेसिव। और इनके साथ क्या है कि ये नई मतलब की टर्मिनोलॉजी को यूज, बेसिकली झूठ बहुत बोलते हैं। आप देखेंगे झूठ बहुत बोलते हैं। जैसे कि अभी वाइस चांसलर मैडम जो है, उनका एक फर्जी ट्विटर अकाउंट बना करके पता नहीं क्या क्या उसे लिख दिया। और इनके बारे में तो यही लगता है झूठ बोलने के बारे में कि कहावत है कि बहुत हलाल प्रभा विष उगला कर बात, मतलब बिल्कुल ये जहर जो है जहरी बातें ही करते हैं, सच कर बोल नहीं सकते। ये झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही झूठ चलेना। तो आप जो बोल रहे हैं कि भाई क्या इनको ट्रांसफर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, क्या हो किया तो जा सकता है, लेकिन वही है कि एक और नेशनल इशू क्रिएट करें, इनके पास मीडिया में बहुत सपोर्ट है, तो उस तरह से जो है सरकारें जनरली जो है इनको छेड़ती नहीं है। मुझे लगता है कि इनके साथ छेड़छाड़ बहुत आवश्यक है। और आपने जिनका नाम लिया इरफान हबीब साहब, एक दूसरे रोमिला साहब, दर्शकों की जानकारी के बता रहा हूँ कि रोमिला साहब का स्वयं ऑन रिकॉर्ड है, वो एमेरिटस प्रोफेसर है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, और उनकी स्वीकारोक्ति है कि उनको संस्कृत नहीं आती, और वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एमेरिटस प्रोफेसर है जेएनयू की। मैं कई बार पूछा कि क्या ऐसा है क्या, क्योंकि मिडिल ईस्ट हिस्ट्री का प्रोफेसर यूरोप में है, बगैर हिब्रू और बगैर अरामाइक जाने उसको पीएचडी मिल सकती है क्या? तो जैसे सच्चा आप ये उत्तर ये है। आप ये डाल करिए, जब अयोध्या कांड पे जजमेंट आया था कोर्ट का, तो कोर्ट ने लोगों से बुला के पूछा, सब एक्सपर्ट के तौर पे हमने कहा था कि हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या ग्राउंड रियलिटी है, हिस्टोरिकल रियलिटी क्या है राम जन्मभूमि की और बाबरी मस्जिद की। तो वहां कोर्ट ने पूछा कि आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। सारे के सारे लोगों ने कि हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ना अखबार में पढ़ा इसका उत्तर। तो कोर्ट ने कहा कि भाई तो बती हद अधिक तक गवार बना है कि आप कह रहे हैं कि आप एक्सपर्ट हैं, आपका जो नॉलेज बेस है, और बाद में जो वो आपका नॉलेज बेस है। तो दैट कट सॉरी फॉर दैट पॉइंट। वो पूरा जजमेंट मेरा पढ़ा हुआ है और आपने अच्छा उसको रेफरेंस दिया। मैं सोचता हूँ कि मैं उसको प्रोडक्ट्स की वेबसाइट पे डाल दूंगा, जैसे लोग जो है वो इस उनके महान ज्ञान से लाभ उठा सकें। अब इरफान हबीब साहब तो उठाते हैं, वो ग्रेट प्रोफेसर ऑफ मीडियल हिस्ट्री है और उनका रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, अभी मौजूद है, दूरदर्शन पर उन्होंने कहा था, और उसमें उन्होंने ये स्वीकारोक्ति की थी कि उनको न तो पर्शियन आती है और ना उनको अरबिक आती है, और उसके बाद भी जो सारा का सारा मीडिएवल लिटरेचर जो है जिसमें अधिकतर पर्शियन और अरबिक में है, उसको वो सेकेंडरी सोर्सेज से पढ़ के और ग्रेट प्रोफेसर बने। तो जो अभी थोड़ी देर पहले राजीव लोचन जिनके बारे में बताया था, तो ये उसी तरह की बात है कि वो दूसरे जो अखबार और सेकेंडरी सोर्सेज से पढ़ के सारे प्रोफेसर बने हुए हैं। पूरा का पूरा मार्क्सिस्ट का जो ये साइटेशन लूप है, ये एक बड़ा वंडरफुल एक आर्टिफिस है। तो ये जो इनका आपस का जो साइटेशन लूप है, इसके बारे में कुछ बताया प्रोफेसर राजीव लोचन?
मैं कम से कम लोगों में साइन करता हूँ राइटिंग्स में, ओरिजिनल में ज्यादा जाता हूँ, और मुझे लगता है कि इसमें कोई खास वैल्यू है इन लोगों के साथ इंटेलेक्चुअल ये डायलॉग। कैसे करते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये एक दूसरे से फाइट करके जैसे अपने कि आप ही ऐसे कैसे बढ़ा जैसे हमारी चर्चा हो रही है ना यहाँ, तो मैं जाके किसी तीसरे व्यक्ति से कहूंगा कि जैसा कि संजय दीक्षित ने कहा, आप किसी तीसरे व्यक्ति चौथे व्यक्ति से जाके कहें जैसा राजीव लोचन ने कहा, हाँ, तो वो जो दो लोग हैं वो कहीं अच्छा छूट संजय दीक्षित ने बात राजीव लोचन से सुनी थी तो वो सही होगी, तो वो व्यक्ति कहेगी कि राजीव लोचन ने जो बात थी संजय दीक्षित से सुनी थी वो सही होगी। तो वो केवल एक दूसरे की बात को रिपीट कर करके ये मान्यता बन जाती है कि एक दूसरे की बातें सही है। ऐसा है नहीं। जो हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स है, सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें डेटा को लेकर, इसमें एविडेंस को लेकर बहुत सारा साइंटिफिक डेवलपमेंट हो सकता है, और इस तरह के जो साइटेशन लूप क्रिएट करने वाले लोग हैं इनकी ना पोल हो जाती है, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई और मोदी सरकार शोधंगा पे रिसर्चेस डालती हैं, जो आर्काइव्स है उनको पब्लिक के लिए खोलता है, कनेक्टिविटी साथ करती है हर किसी के लिए, तो अब ये फैसिलिटी बन गई है हर व्यक्ति के पास कि जो कुछ भी पीछे किसी ने कहा, किसी एक्सपर्ट ने कहा, उसको जाकर डबल चेक करें, और ये डबल चेक करने वाली परंपरा है, इसमें इन बेचारों को बड़ा इनको झेलना पड़ा, क्योंकि बड़ी सारी चीजें पकड़ी गई आसान से। जी। और ये मैं अजीत जी से फिर पूछूंगा थोड़ा सा, जो वैसे तो ये पूरी की पूरी जो जेएनयू की जो खासतौर से जो हिस्ट्री फैकल्टी है, वो एक वो अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री हुआ करता था, जो इरफान हबीब के मरहूम वालिद साहब मोहम्मद हबीब साहब ने एस्टैब्लिश किया था। वो एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अशोक विलियम्स हुआ करते थे, वो के सहयोगी थे इस कुछ क्रम में। तो अब इन्होंने जो पूरा पूरा सिस्टम स्पॉन किया, यानी कि फिर इनके जो शिष्य थे, इनके शिष्य में और इनके सुपरवाइजर मोतीलाल नेहरू आए, क्योंकि मोतीलाल नेहरू और चरण दास ने बीच में पार्टी बनी थी, शाह खिलाफत पार्टी, वो इसके सदस्य बने। तो वो फिर नेहरू परिवार के नजदीक आए। साथ में उनके शिष्य सतीश चंद्रा बने, इनके शिष्य नूरुल हसन बने, और उसके बाद ये भी बताया गया है कि मोहम्मद हबीब साहब जो थे वो खुद इंदिरा जी को हिस्ट्री के लेसन्स दिया करते थे। गांधी की 3 जनरेशन है, नेहरू गांधी 3 जनरेशन जो है वो तो मोहम्मद हबीब ने कवर कर ली। और उसके बाद तो जो हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, सारे से जो एजुकेशन मिनिस्टर्स पे वो हम जानते ही हैं। और फिर ऑनरेबल नूरुल हसन साहब गए 71 से 77 तक, उन्होंने पूरे देश को दिशा दी। और मुझे याद है मैं सन 84 में मैं एग्जाम दिया था, यद्यपि मैं टेक्नोलॉजी साइड से हूँ, लेकिन मैंने पता नहीं क्या सोच के बल्कि मैंने देखा था, और मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखा कि पिछले साल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई सेलेक्ट नहीं हुआ, तो मैं कहा भैया मैं तो ठीक है लिख लेता हूँ, तो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस लिख पाऊंगा। और फिर जब हिस्ट्री की कोचिंग लेने दिल्ली गया तो मुझे ये बताया गया कि साहब कि आपको रोमिला थापर, हरबंस मुखिया और सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा और इन्हीं के जो कैटेगरी के सारे लोग थे, इनके अलावा आपको हिस्ट्री में और किसी को साइड नहीं करना है। हालांकि उसके बाद भी मैंने आरसी मौजूदा इत्यादि को इशू बता देते हैं को साइड करके, और फिर भी मैं क्लियर करा। मुझे इतनी बुद्धि थी, कैसे क्लियर किया, लोग आज चम्मा करते हैं कि तुम जाए इस तरह का ब्लास्फेमी करके भी निकल गए। ये तो हैरतअंगेज बात है। तो ये जो पूरा का पूरा ये पूरा इतिहास है, इसका जो जेएनयू में आपस में मैं कहूँगा कि जो ये फीडिंग ऑन ईच अदर वाला जो है, ये भी एक तरह का लूप है। इसके बारे में भी जिक्र करें, मैं इसको अनुरोध करूँगा कि आप अपने प्रश्न पूछ लें। जेएनयू के बारे में बात नहीं करते हैं, खाली गालियाँ देते हैं आप लोग, तो खाली गालियाँ देने से होगा, प्रश्न भी पूछिए। जी जी मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट करना चाहूंगा, अभी तक बात नहीं है। एक तो मैंने त्रुटि की है, वो हिस्ट्री कांग्रेस हुआ था वो त्रिवेंद्रम में नहीं था, वो कुल्लू में था। मेरे फ्रांस में बैठे हुए दोस्त अक्षय बाकाजी अभी जानते हैं, संजय जी भी जानते हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया है, तो त्रुटि के लिए माफी। दूसरी बात, आपके इरफान हबीब साहब का इन्फ्लुएंस जो है नेहरू परिवार पे ऐसा साहब इन्फ्लुएंस हुआ कि जैसे बोलते हैं कि जिन्ना से कि ही वाज एन एक्सीडेंटल मुस्लिम, उसी तरह से नेहरू के ऊपर इतना असर पड़ गया कि नेहरू स्टार्टेड कॉलिंग हिम एक्सीडेंटल इंडियन। एंड वो फिर इंडियन को, जैसे मैंने पहले कहा था कि इंडिजिनस इंटेलिजेंस को वो बिल्कुल दरकिनार करते हुए, उनको क्रिटिसाइज करते हुए, कंडेम करते हुए, कंटेंट करते हुए, इस तरह से इन्होंने पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। और ये जो एक्सेस है एकेडमिशियंस के बीच में, आपने बताया भी है, राजीव लोचन जी की एकेडमिक फिल्में हैं, एकेडमिया में है, ये और इस पे प्रकाश डालेंगे। और हमारे जेएनयू के कुछ लोग जो है वो कुछ ऑलरेडी प्राइवेट बच्चे हैं, प्राइवेट एक्ट। देखिए एक तो अपने क्या नाम है, फुल इंजीनियर डाला है, और कह रहे हैं तो इनको सुना जाए। अगर उन्होंने सुपर चैट नहीं जाया तो वर्ड्स को ले ही नहीं, वो आप पॉइंट आउट कर दें, शेयर कर दें, तो मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। जी, तो अब मेरे विचार से क्वेश्चन लेने का समय आ गया है। मैं सही से अनुरोध करूँगा, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो करें या हमें सपोर्ट भी करें। Press the like on YouTube, but don't miss another update. जी राजीव जी, कुछ कहते हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि रिंग कमांडर आलोक साय जो जेएनयू हुआ करते थे, उन्होंने
चैट में मैसेज डाला हुआ है कि वो कुछ बोलना चाहते हैं। हम अभी चेक कर लेते हैं। सवाल जो आए हैं वो लीजिए। एकलव्य सिंह, 2014 से पहले जेएनयू के पूर्व विद्यार्थियों में मतभेद होते भी कभी भी मतभेद नहीं होता था, बल्कि वो बहुत अच्छे मित्रों की तरह रहते थे। आजकल वही लोग अपने विचारों के साथ तलवारें भी निकाल लेते हैं। इतने भाभी में तलवारें वगैरह निकाल ले कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो पुराने विद्यार्थी थे वो तो बुरे हो गए, उनको तो अब लड़ाई झगड़ा करने उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना नहीं चाहिए, उन्हें विचार करना चाहिए कि जेएनयू और देश की व्यवस्था को बेहतर कैसे बनाया जा सके, और ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि देश की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कि वो ही बाकी लोग भी शामिल हैं, तो बाकी को भी साथ में शामिल करनी पड़ेगी। अब जिस दिन ये विजन को आ जाएगा तो ये लड़ाई जो पुराने छात्रों के बीच में हो रही है ये तो खत्म हो जाएगी। जी अक्षर बकाया जी पूछ रहे IHC Indian History Congress was a Kunnur where Irfan Abiy tried to physically attack Governor Arif Mohammad Khan. हाँ वो तो अभी अजीत जी ने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sharif, can one be the top world specialist on the RSS or on Modi Shah fascism without understanding his speeches and debates, always in Hindi, in parliament, or in an election campaign, etc.? हाँ, एक्सपर्ट तो वो है ना जिसको बाकी लोग एक्सपर्ट माने। एक्सपर्ट वो थोड़ी होता है जिसके विचार नहीं हो, बस वही है जो साइटेशन बुक की बात की थी शुरू में, आप इस पे ख्याल रखिए कि जिसको भी आपने एक्सपर्ट मान लिया तो एक्सपर्ट है, तो ये आपने गधे को एक्सपर्ट मान लिया फिर तब एक्सपर्ट जैसे बिहेव करने लगेगा। और ख्याल रखिए एक समय था जब भारत में सरकार इस तरह के लोगों को सीरियसली लिया करती थी, उनको कमेटियों में बिठाया जाता था, उनसे फीडबैक दिया जाता था। यूजीसी में एक बार समय में इन्होंने कहा कि पीएचडी के एक लिमिट होना चाहिए कि 8 से ज्यादा स्टूडेंट्स की रिसर्च किसी टीचर के पास नहीं होने चाहिए। जब स्मृति ईरानी मंत्री बनी तो उन्होंने कहा कि ये आने के 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो सभी टीचर्स 8 से कम होने चाहिए। तो पता चला जेडीयू में कुछ टीचर जिनके पास 52 रिसर्च स्कॉलर्स थे, अधिकांश के पास 25-30 करते थे। ये 25-30-52 रिसर्च स्कॉलर्स थे तो रिसर्च थोड़ी करवा रहे थे, ये किसी तरह का रैकेट चला रहे थे जिसमें कि लोगों की पीएचडी बांट रहे थे। अब इस तरह से जो जिनको पीएचडी बांटी जाती थी वो फिर अपने गुरु के प्रति बहुत बहुत सभाव मिले, क्योंकि तो जिंदगी गुरु के कारण चली थी। अगला सवाल देवदत्त कुमार जी, धन्यवाद आपको। रितेश सामंत, इज देयर एनी डिफरेंट प्रोसेस और जेन्युइन एंट्रेंस कंपेयरिंग विद IIT JEE? जी तो हम बता देते हैं आपको, और एक बार पुनः बता दें अजीत जी। हाँ, एडमिशन प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस को आपको जी वेबसाइट पे देखना पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस चेंज होती रहती है साल साल, तो अभी लेटेस्ट प्रोसेस भी आपके लिए मोटा मोटा मैं बता दूं कि पहले खाली इंटरव्यू बेस पे करता था, इट इज पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, ग्रेजुएट नहीं होते, तो पहले खाली इंटरव्यू के बेसिस होता था। अभी मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले रिटन टेस्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, लेकिन वो रिटन टेस्ट भी क्योंकि जेएनयू के लोग लेते थे तो आप जानते। अब ऐसा सुना है, मैं कंफर्म नहीं कि उसको जो सीटेट है उसके साथ किया जाएगा, तो ये तो बहुत गंभीर समस्या हो जाएगी। पुनः पूछा है निश्चित रूप से अभिषेक जी पूछ रहे हैं, इज गवर्नमेंट मूविंग टू स्लोली इन रिफॉर्मिंग जेएनयू? जी देखिए, क्योंकि ये जो कमियां जो है सिस्टम में, जेएनयू के सिस्टम, ये इतना डीपली इंटेंस है कि अगर आप इसको एक बार एक साथ और एक ही झटके को खाना चाहेंगे तो पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में जो इनका जो नेटवर्क है वहां पे अल्लाह उल्लाह तो शुरू हो जाएगा। और दूसरा, आपको उखाड़ने के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी होगी, और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जैसे कि एक दो चीजें मैंने बताई थी आपको। अभी राजीव लोचन जी ने बताया कि पीएचडी के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक गाइड के पास हो सकते हैं उसमें कमी हो रही है, जो एडमिशन सिस्टम है उसका कमी उसको चेंज किया जा रहा है, जो वाइस चांसलर हैं उनको शायद सरकार बुलाई है तो कुछ सोच के लगाई होगी और सरकार के एजेंडा को वो आगे कहेंगे कि में जो ये गड़बड़ियां हैं उनको रिफॉर्म किया जाए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इज मूविंग स्लोली बट स्टेडली, एंड हमें गवर्नमेंट को अगला कम से कम 4 से 5 साल और देना होगा, क्योंकि इस 4-5 साल में क्या होगा कि जो पुराने जो मुहद्दिस बैठे हुए हैं उनमें से कई रिटायर भी हो जाएंगे। तो आप धैर्य रखिए, मेरे हिसाब से 5 साल का और टाइम लीजिए और स्थिति काफी इंप्रूव कर जाएगी। पर इस बीच में जेएनयू एक जो बहुत बड़ा रिफॉर्म लाना पड़ेगा, मैं पहले भी मेंशन किया था, अपने सिलेबस को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अभी तो बहुत ही वीक है, बहुत कम काम करना पड़ता है फैकल्टी स्टूडेंट्स दोनों को, उसमें थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। जी मुझे ये बताया गया है कि जो क्रिस्टोफर जेफलॉ है, जो टॉप वर्ल्ड गुरु है हिंदू मूवी स्टडीज के, उनको हिंदी नहीं आती है लेकिन वो मोदी पर एक्सपर्ट है। और सवाल पुष्कर झा, जेएनयू एमए सेकंड ईयर स्टूडेंट,
ऐसा क्यों है कि 15 और स्टेट से सरकार हमारी है, दिल्ली की पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ऑल एमपी दिल्ली के हमारे हैं, फिर भी जेएनयू में लेफ्टिस्ट एबीवीपी के मेंबर्स को अटैक करते हैं, क्लास के ग्रुप से निकाल देते हैं। बॉयकॉट कल्चर बहुत आम बात है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। गवर्नमेंट क्यों नहीं प्रोटेक्शन देती राइट उनके स्टूडेंट्स को, क्यों रिसोर्सेज एंड फंड्स नहीं दिया जा रहा हम जैसे लोगों को जो माइनॉरिटी में लड़ रहे हैं। आपको आगे बढ़ के अपनी डिमांड ज्यादा पुख्ता और ज्यादा आवाज उठानी पड़ेगी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का तो फर्स्ट रूल है कि ज्यादा से ज्यादा शोर बनाइए। जी नेक्स्ट अंकुर वोरा मुंबई। I have seen nexus between FTII and JNU. They select many candidates from JNU and AMU. So is it the same with other national institutes? See, one thing I can tell you that JNU students are often good. So it's entirely possible that they are going to make it on their own team also. They do not necessarily have nexus. जी मैं बोलूं कुछ से? हाँ बोलिए। जो मैंने शुरू में जो अपने स्टेटमेंट्स दिए थे उसमें एक ने बात कही थी कि जो अलायंस हुआ 1969 में बिटवीन कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच में, उसमें ये हुआ कि जितने एकेडमिया मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जैसे फिल्म इंडस्ट्री हुई, आपका मीडिया हुआ, इस सब पे जो है कम्युनिस्टों का मतलब कि राज एक तरह से है। उसी चक्कर में जो है, उसी लिंक के तहत जो है ये जेएनयू, एएमयू, फिर आपका क्या बोलते हैं वो वेस्ट बंगाल में कौन सी यूनिवर्सिटी है? जादवपुर यूनिवर्सिटी वगैरह और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट वगैरह जो है, ये सब एक दूसरे के नेक्सस में सेट बैठे हैं। एक फ्रेमवर्क है, ये पैराडाइम है, उसके तक एक नेक्सस है और आपका जो असर्शन है बिल्कुल सही असर्शन है। ये जानबूझ के बिकॉज ऑफ दैट लिंकेज एंड बॉन्डेज जो है इनका, उसी जेएनयू, एएमयू और इस तरह की यूनिवर्सिटीज है